फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत की क्लाइमेट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके बारे में हम लोग एक अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारतीय मानसून कैसे प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा किस मानसून से भारत में वर्षा होती है, लौटता मानसून क्या होता है, प्रत्यावर्ती मानसून किसे कहा जाता है, ठीक है, और मानसून में अवरोध के कारण क्या होता है, क्यों अवरोध आता है मानसून में, यानी कि गैप जो मानसून में आ जाता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इस तरह की तमाम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ITCZ का क्षेत्र क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पे, ये तमाम सारे विषय हम लोग जानेंगे। एल नीनो के बारे में जानेंगे, भारत का नीनो किसे कहा जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर, ठीक है। ये तमाम सारे सेगमेंट आज हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन समझ विकसित करेगा भारत की जलवायु को जानने के संदर्भ में, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी आपकी एक जनरल जो जानकारी होनी चाहिए भारतीय मानसून के बारे में, वो उस पर भी एक अच्छी समझ आपकी निश्चित तौर से बढ़ेगी। आज आइए दोस्तों, अपना सीधा प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं कि आज के प्रश्नों में क्या है, क्या नई जानकारियां आपके लिए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है। भारत में जो वर्षा है ना, वो अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मानसून के बारे में बता रहा है दोस्तों। पहले कह रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ से, दूसरा कह रहे हैं उत्तर पूर्व मानसून से, तीसरा कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से, और चौथा कह रहे हैं पीछे हट रहे मानसून से। तो इसमें बताइए कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर से आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 74% वर्षा सबसे ज़्यादा आपकी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और लगभग 3% वर्षा जो दोस्तों होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व मानसून, जिसे आप लोग लौटता मानसून भी कहते हैं, लौटता मानसून, ठीक है, इसी को ही प्रत्यावर्ती मानसून भी कहते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती मानसून से लगभग 13% यानी 13% वर्षा होती है, और पीछे हट रहे मानसून से, जो तटवर्ती चक्रवाती मानसून वगैरह, जो एक तरह से कहिए जो मानसून में अवरोध आ जाता है, पीछे हट रहे मानसून से जो वर्षा हो रही होती है, वो लगभग करीब में 10% वर्षा इससे प्राप्त होती है। तो इस तरह से कुल टोटल आपका वर्षा भारत में प्राप्त होती है, और ये आपका रेशियो है वर्षा को प्राप्त होने का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सेकंड प्रश्न आपका है, भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ मानसूनी वर्षा के संदर्भ में कोई ये कथन आपका सत्य है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला कह रहे हैं, यह मुख्यतः स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होता है। तो भारत के मानसून के बारे में है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, कि ये कह रहे हैं कि यह मुख्यतः स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे देखिए, राजस्थान का जो थार स्थल क्षेत्र है, वहाँ पर पहाड़ियों का अभाव पड़ता है। पहाड़ियों का अभाव मतलब है बड़ी पहाड़ी कोई नहीं पड़ती है जो पानी मतलब जो है हवा को अवरोध दे और जिससे वर्षा हो पाए। तो ये कह रहा है स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पर सत्य पूछा ही था। अगले पे चलते हैं। दूसरा कह रहे हैं, वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नता है। हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है भाई। ये वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और मौसमी भिन्नताएं पाई, बिल्कुल है। पश्चिमी तटों पे देखिए बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, फिर वहाँ पर आप मेघालय के पठार में चले जाइए, वहाँ वर्षा होती है, रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती, मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे कम वर्षा होती है। तो वर्षा का वितरण जो है क्षेत्रीय और मौसमी भिन्नता होती है, बिल्कुल सही है। ये भी स्टेटमेंट सही, यानी 2 स्टेटमेंट सही हो गए आपके। अगला कह रहे हैं, भारी मूसलाधार वर्षा जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर अपवाह होता है। हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या हो जाएगा, जब खूब ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों, प्रचुर अपवाह होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मूसलाधार वर्षा जब होगी तो प्रचुर अपवाह होता ही होता है, नदियाँ बड़े पैमाने पर उफान के साथ बहती हैं, सही है। फिर चौथा कह रहे हैं, वर्षा का आरंभ और अंत अनियमित होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी बात सही कह रहे हैं कि वर्षा का आरंभ और अंत अनियमित होता है और समय पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये जो वर्षा के बारे में कह रहा है, तो लगभग जून के महीने में वर्षा होती है, समय पर होता है, ये तो स्टेटमेंट सही आपका है। और यहाँ वर्षा का आरंभ और अंत अनियमित होता है, जी हाँ,
ठीक है, समय पर तो लगभग होता है, लेकिन वर्षा का आरंभ और अंत अनियमित होता है, यानी कि बिल्कुल निश्चित नहीं रहता है कि कितना बरसेगा पानी या क्या इस तरह का मानसून। ये तो सही है, यानी इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये कूट में दिया गया होता तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आया होता। तो यहाँ पर देखिए सत्य पूछा था तो सभी सत्य हैं दोस्तों इसमें। ओके, आप समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि जलवायु के प्रकार और राज्य से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है। जलवायु के प्रकार और राज्य से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहले कह रहे हैं जलवायु के प्रकार बता रहे हैं, फिर उससे प्रभावित राज्य कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, रोमांचक प्रश्न है, और ये जानना भी है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से संबंधित ये प्रश्न है, और इसका जवाब कैसे देना है चलिए हम आपको देखते हैं। अच्छा, कूट के रूप में नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब सीधा सीधा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए, जिनको जवाब पता है दोस्तों वो वीडियो को पॉज करके इसका जवाब फटाफट देना शुरू करें। जलवायु के प्रकार आप है, राज्य है, तो आपका कह रहा है AMW प्रकार की जलवायु, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। लघु शुष्क ऋतु वाला जो है मानसून कहाँ पे पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे AMW प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो इसके बारे में आप देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, और दूसरे ऑप्शन में है तमिलनाडु, मद्रास, तमिलनाडु समुद्र तट, सॉरी, फिर तीसरा में बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु एवं आंध्रा। यहाँ पर कह रहे हैं तमिलनाडु एवं आंध्रा का तट दे रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है आपका। तो एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर कूट के बारे में अगर देखते हैं हम लोग, तो ये जो जलवायु आपकी पाई जाती है लघु एवं शुष्क वाली जलवायु, ये पाई जाती है आपकी गोवा, जो देख रहे हैं ना गोवा के दक्षिण में, यानी पश्चिमी घाट जो है ना दोस्तों, पश्चिमी घाट भारत की आप देख लीजिए, पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है ये कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में ये वाली जलवायु पाई जाती है। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी जलवायु जो पाई जाती है वो वहाँ पे पाई जाती है आपको। तो यहाँ पर तो आपका देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न ऑप्शन त्रुटिपूर्ण दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल ये नहीं सही होगा, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये होगा। यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं, यहाँ पर बल्कि कूट होना इस तरह से चाहिए था, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक एवं केरल होना चाहिए था दोस्तों, तब ये कूट यहाँ पर करेक्ट हो पाता। बाकी और किसी का नहीं है, बाकी का सब सुमेलित हो जाएगा, अभी आप इसको देखिएगा। तो चलिए देखते हैं AM प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। आप कहिए पश्चिमी घाट के तटों पे, पश्चिमी घाट का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, कहिए कर्नाटक और केरल के तटों पर ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा कह रहा है लघु ग्रीष्म काल व ठंडी आर्द्र शीत ऋतु का तट जो है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं DFC प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो DFC प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जहाँ पर लघु ग्रीष्मकाल और ठंडी शीत ऋतु वाली जलवायु जो पाई जाती है, जिसे DFC प्रकार की जलवायु कहा जाता है, कोपेन ने कहा है, वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसके बाद तीसरा है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून जो है, CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो CWG प्रकार की जलवायु जो आपकी पाई जाती है वो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों वाले में हिस्से में पाई जाती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्रों में मिलती है आपको। ठीक है, चलिए, और चौथा कह रहे हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून जो है वो कहाँ पाया जाएगा। तो निश्चित तौर से शुष्क और ग्रीष्म ऋतु वाला जो मानसून है, जिसे AS प्रकार की जलवायु कहा जाता है, वो पाई जाएगी कहाँ पर, तमिलनाडु यानी कोरोमंडल के तटों पर पाई जाएगी। ये जलवायु का आपका रेशियो बनेगा। क्लियर दोस्तों। तो चलिए, ये आपका कूट सब सुमेलित हो चुका है और इसी आधार पर आपको जवाब देना था। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थार मरुस्थल के पश्चिमी भारत में अवस्थित होने का सर्वाधिक किस सत्याभासी स्पष्टीकरण है। ठीक है, सत्याभासी स्पष्टीकरण है। सत्याभासी स्पष्टीकरण का मतलब होता है दोस्तों, एक शब्द यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है सत्याभासी। जो शब्द कह रहे हैं यानी सत्य आभास हो रहा है, या इसको कह सकते हैं आप लोग स्वीकार्य स्पष्टीकरण। आप समझ रहे हैं, सर्वाधिक किस स्वीकार स्पष्टीकरण, कौन सा स्वीकार स्पष्टीकरण संदेश, तब ये बन जाएगा। तो सत्याभासी मतलब यानी कि स्वीकार यानी कि सत्य कह रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है,
अवस्थित होने का जो सत्य कारण क्या है, ये आपको यहाँ से आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जवाब आंसर हम लोगों का किस आधार पे आता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। पहला कह रहे हैं दोस्तों कि बालू टीलों की व्यापकता। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में था आपका कि एक थार मरुस्थल पश्चिम भारत में अवस्थित होने का सर्वाधिक किस सत्याभासी स्पष्टीकरण है। थार मरुस्थल भारत में अवस्थित होने का सर्वाधिक सत्याभासी स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि बालू टिब्बों की व्यापकता, ठीक है, ये है भाई। दूसरा कह रहे हैं उष्मा द्वारा आर्द्रता का वाष्पन, उष्मा द्वारा आर्द्रता का वाष्पन, हाँ ये भी है आपका। तीसरा अगर राजस्थान के उत्तर में बड़े पर्वतीय अवरोध का अभाव, हाँ ये भी कारण है कि जो कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपको डिटेल बताया है कि वहाँ पर बड़े पर्वतों का अभाव पाया जाता है, जिससे कि मानसूनी हवाएं रुक नहीं पाती हैं, सीधे चली जाती हैं कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, वहाँ से टकराती हैं और फिर वहाँ वर्षा कराती हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद लौट के इधर आती हैं आपका मैदानी क्षेत्रों में। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और आपका इसके अलावा राजस्थान के उत्तर में बड़े पर्वतीय अवरोध का अभाव है, तो राजस्थान के अवरोध पाया जाता है, ये बिल्कुल अच्छा। इसमें कह रहा है सत्याभासी स्पष्टीकरण के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए सही तो है वो राजस्थान वहाँ पे क्षेत्रों पर, लेकिन कह रहा है कि थार का जो मरुस्थल के पश्चिमी भाग में स्थित होने का सर्वाधिक बढ़िया कारण कौन सा है, सत्याभासी कारण कौन सा है, ठीक है, या स्वीकार्य कारण कौन सा है। तो क्या कारण है, बालू के टिब्बे हैं इस नाते वहाँ पे रेगिस्तान है, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है। फिर क्या उष्मा द्वारा आर्द्रता का वाष्पन होता है, उष्मा द्वारा आर्द्रता का वाष्पन नहीं भाई, ये देखो उष्मा द्वारा आर्द्रता का वाष्पन नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं है। ये होता है वाष्पन, लेकिन ये कारण नहीं है रेगिस्तान होने का। वहाँ कारण क्या है, राजस्थान के उत्तर में बड़े पर्वतीय अवरोध का अभाव, ये बड़ा कारण है। मैंने कहा आपको बताया ना कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जा करके मानसून वर्षा करा पाता है, यहाँ पर नहीं होता क्योंकि अवरोध नहीं पड़ता है राजस्थान के इस क्षेत्र में। तो इस कारण से अरावली पर्वत श्रेणी जो पड़ जाती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही उसका विस्तार है, मतलब उसका जो विस्तार है वो कुछ इस रूप में है ना। देखिए जो मानसून है वो पहाड़ी इस तरह से है आपका, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी कुछ इस तरह से है। तो मानसून जब आता है तो उसके पैरेलल होकर के बहने लगता है, जब यहाँ से टर्न करता है तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा तो वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन पश्चिमी हिस्सा वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, ठीक है। ये मानसून सीधे चला जाता है जो कि पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में जाकर के फिर वर्षा करा पाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा कारण आपका यहाँ पर का सर्वाधिक स्पष्टीकरण क्या है, तो यही है, अवरोध का अभाव, यही एक कारण है जो कि रेगिस्तान वहाँ पे मिलता है। और इसके बाद कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वहन की गई आर्द्रता को शुष्क ऊपरी वायुधारा बहा ले जाती है, नहीं ये सटीक कारण नहीं है, यही सब तीसरा ही स्पष्ट कारण आपका है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय इंडियन ओपन डाइपोल, ठीक है, इंडियन ओपन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये डाइपोल है क्या, किस तरह की घटना है, तो आप जान लीजिए कि डाइपोल के बारे में आपको पता होगा। नहीं जानते हैं तो आगे चल करके मैं आपको समझा रहा हूं। पहले प्रश्न को देखते हैं। इंडियन ओपन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित है, ये पहला कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इंडियन ओपन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो देख लीजिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। होता क्या है, देखिए जो इंडियन ओशन डाइपोल है इसे भारतीय, ये समझ लीजिए इंडियन ओशन डाइपोल जो है इसे भारतीय नीनो भी कहते हैं, भारतीय नीनो, ठीक है, भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करती है, एल नीनो को प्रभावित करती है। ये क्या करती है, एल नीनो को, एल नीनो जो कि आपका क्या बहता है, मतलब कहाँ की गर्भ जलधारा है आपकी एल नीनो,
पश्चिमी प्रशांत महासागर की, पूर्वी प्रशांत महासागर की और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, जहां पर पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा चलती है, वहीं पर ही 4-5 सालों के अंतरालों पर एक ये जलधारा चलती है, एल नीनो नाम होता है। और जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में अगर हम बात करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, ऑस्ट्रेलिया क्या उसके ऊपर कहिए आप, इंडोनेशिया, फिलीपींस द्वीप जो आपके द्वीप समूह पड़ते हैं, यहाँ पर एक जो जल इस वाले क्षेत्र में, या कहिए कि इस क्षेत्र मतलब इसके पश्चिमी क्षेत्र और हिंद महासागर के क्षेत्र में, इंडोनेशिया वगैरह के क्षेत्र में, यहाँ पर एल नीनो के इफेक्ट में जब ये खत्म हो जाता है तो ला नीनो आता है, दक्षिणी दोलन, ये तमाम सारी चीज़ें आप लोग उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको एल नीनो के प्रभाव के बारे में अच्छे से बताया है। और बाकी यहाँ पर ये समझिए कि इसका प्रभाव इस तरह से पड़ता है और भारतीय नीनो जो है एल नीनो को इफेक्टिव करता है, ठीक है, तो ये सही चीज़ है। और यहाँ पर जो इन्होंने बता दिया है कि ठीक है कि ये उष्णकटिबंधीय परिघटना हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच पृष्ठ तापमान में अंतर को विशेषित करती है। तो ये बात जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ये बात इसका बिल्कुल नहीं सही है। इसमें होता क्या है कि इंडियन ओशन पोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, ये हिंद महासागर यहाँ पर जो कह रहा है पश्चिमी और पूर्वी, यहाँ पे जो प्रशांत महासागर कह दे रहे हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर, यहाँ हिंद महासागर होता तो समझ में आ जाता, तो ये फिर स्टेटमेंट सही हो जाता। ये कहाँ को इफेक्टिव करता है, पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान के बीच के संबंध को बताता है। तो यहाँ पर प्रशांत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हिंद महासागर होता तो ये करेक्ट हो जाता फिर आपको, ठीक है। तो इसमें क्या त्रुटि थी, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर के बीच सागर पृष्ठ के तापमान में से विशेषित है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही होता तो फिर करेक्ट हो जाता दोनों। तो इस आधार पे केवल और केवल आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन जो भी दिया होगा, तो बी ऑप्शन दूसरे में दिया है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उस, क्या सेंटेंस है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु होना चाहिए दोस्तों, किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय दोस्तों होगा, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आर्कटिक, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आपसे, कटिबंध से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो मतलब पूछ रहा है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है दोस्तों जहां की जलवायु उष्णकटिबंध से लेकर के उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु तक पाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले कह रहा है कंचनजंगा, दूसरा कह रहे हैं नंदा देवी, तीसरा कह रहे हैं नेवरा वैली नेशनल पार्क, और चौथा कह रहे हैं आपका नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, जो नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या पड़ता है आपका, जो भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पड़ेगा ये, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र जी, यानी कि उप हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। और यहाँ की वनस्पतियाँ ऊंचाई के साथ बदलती रहती हैं। निचली यहाँ पर होता क्या है कि निचली ऊंचाई पर जहाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वहीं पर ही बढ़ती ऊंचाई के साथ शीतोष्ण अल्पाइन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अल्पाइन वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये सब वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इस नाते यहाँ जलवायु के संदर्भ में ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यह उद्यान जो है आप जानते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश के, और एक जनपद पड़ता है हिमाचल प्रदेश का चांगलांग, ध्यान रखिएगा, चांगलांग जनपद में ये पड़ता है नेशनल पार्क, क्या है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। और ये सघन वर्षा वन के क्षेत्रों में बुरी तरह से स्थित क्षेत्र है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु जहाँ पे मई से अगस्त महीने तक होती है, मई से अगस्त महीने तक, ठीक है, मई से अगस्त महीने तक यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो है वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ था थोड़ा सा आपके इसके लिए, बाकी तो आप समझ रहे हैं। और नेवरा वैली कहाँ नेशनल पार्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, आपको मैं आपको बता दूंगा। बाकी कंचनजंगा तो आप जान रहे हैं सिक्किम में, नंदा देवी भी आप जान रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड।
तो ये चीज़ें आपकी हो गई। बाकी आप जवाब हमको दीजिएगा। नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जो नहीं जानते हैं वो जान लें। बाकी इसकी डिटेल और भी लिख करके लिखना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं हमको। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। और दूसरा कह रहे हैं उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूरब से पश्चिम, जी हाँ, वर्षा जो है पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कम वर्षा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। ठीक है, और कह रहा पहले दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। हाँ भाई, दक्षिण भारत में देखिए 1 जून को आ जाता है। ठीक है, 1 जून से ही वर्षा उधर शुरू होने लगती है और फिर कहाँ तक चलती है? सितंबर तक वर्षा चलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्षा लंबे समय तक होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। और पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो वहाँ पर घटने लगता है। जुलाई में वर्षा शुरू होती है हम लोगों के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जुलाई में वर्षा शुरू होती है और अगस्त के अंत तक वो लगभग समाप्त हो जाती है। अगस्त सितंबर तक वो समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। तो मुझे लगता है दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से और दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका 3rd राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कह रहे हैं मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। बिल्कुल, मौसम क्या बताता है भाई? एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को बताता है। बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग है। जी हाँ, कहीं का 30 से 35 वर्ष तक जैसा वहाँ का मौसम होगा वही फिर वहाँ की जलवायु कह दी जाएगी। उस क्षेत्र की जलवायु में के अंतर्गत वो शामिल कर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर है आपका। तीसरा कह रहे हैं मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं। जी हाँ, मौसम और जलवायु के तत्व भी एक होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। इस आधार पर आप देखेंगे तीनों किसमें है? उपयुक्त सभी वाले में है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है और जवाब आपका कूट के रूप में होने वाला है दोस्तों। चलिए फटाफट बताइए कहाँ की जलवायु मानसूनी होती है? दक्षिण एशिया की जलवायु के बारे में कह रहे हैं, दक्षिण एशिया में। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं पश्चिम एशिया में, तीसरा कह रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, और 3 ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है आपके पास है। तो 3 में बताइए आपको कहाँ कहाँ होती है मानसूनी जलवायु। तो दक्षिण एशिया में भाई अभी बात हम लोग कर रहे हैं, दक्षिण एशिया में तो होती है। अब पश्चिम एशिया में, जहाँ पर आप पश्चिम एशिया में देख रहे हैं ना दोस्तों, इधर आपका पड़ जाएगा ईरान, इराक, इस तरह के क्षेत्र आ जाएंगे पश्चिम एशिया क्षेत्र। तो यहाँ पर नहीं पाई जाती है मानसूनी जलवायु, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पाई जाती है, यानी पहला तीसरे में पाई जाती है दोस्तों। तो पहला तीसरे का ऑप्शन जहाँ भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले तीसरे का ऑप्शन जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इस तरह से होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है यहाँ पे? भारतीय वर्षण यानी वर्षा, भारतीय वर्षा की प्रादेशिक विविधता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहे हैं हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण जो है किस रूप में होता है? मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हिमपात होता ही है दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं तमिलनाडु के तटवर्ती प्रदेशों में वर्षा शरद काल के आरंभ में होती है। बिल्कुल लौटते मानसून से वर्षा होती है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। अरे अभी गलत हो गया यहाँ पे, पश्चिम से पूरब की ओर नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है दोस्तों। तो ये गलत हो गया आपका, यानी पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा है सत्य कौन सा है, तो पहला दूसरा का ऑप्शन जिसमें है वो करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाली
किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है आपका। किसी क्षेत्र की जलवायु का अक्षांश निर्धारित करेगा, बिल्कुल निर्धारित करेगा, अक्षांश बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र से दूरी बिल्कुल है, जहाँ पर समुद्र से ज़्यादा दूरी हो जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा बिल्कुल प्रभावित होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये कारक आपका बिल्कुल इसमें रहेगा। तीसरा कह रहा है देशांतर, देशांतर का, चलिए ठीक है, आप जवाब देते रहिए। और फिर कह रहा है वायुदाब, या वायुदाब भी बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और फिर एक तुंगता कह रहा है, तो 5 स्टेटमेंट यहाँ दे रहा है। यहाँ देशांतर नहीं होगा दोस्तों, ये बाकी सभी होंगे, वायुदाब और तुंगता ये सब होंगे। अब आप जान लीजिए दोस्तों कि कुल टोटल 6 कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, कारक 6 कारक होते हैं आपके, किसको, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला तो कारक यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षांश, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अक्षांश कारक है। दूसरा आपका है वायुदाब, तो वायुदाब के कारण से क्या चलेंगी, हवाएं चलेंगी ना दोस्तों, तो उसे पवन तंत्र भी कह सकते हैं, पवन या हवाएं, पवने भी कह सकते हैं, चलो पवने ही कर देते हैं, हटाओ इसको, पवने, तो पवने हैं या हवाएं, और ये कारक हैं, तो दूसरा कारक पवने और हवाएं हो सकती हैं आपकी। तीसरा क्या होता है, समुद्र से दूरी दोस्तों, बिल्कुल समुद्र से दूरी होगी, ये इसका भी प्रभाव पड़ेगा। चौथा कारक के रूप में आप देख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं जो हैं वो भी एक करती हैं, जहाँ जिस तट पे समुद्र ठंडी जलधाराएं चलेंगी वहाँ वर्षा नहीं होगी, जहाँ गर्म जलधाराएं चलेंगी तो वहाँ होगी, तो समुद्री धाराएं, ठीक है। और पांचवा कारक आपका हो सकता है तुंगता, जिसे ऊंचाई भी कहते हैं, तुंगता यहाँ पे दिखा, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, ऊंचाई, तुंगता, ऊंचाई होगा दोस्तों, ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। और छठा कारक आपको तो पता है उच्चावच, उच्चावच लक्षण कैसा है वहाँ पे, उच्चावच लक्षण होगा तो जैसे ऊंचाई होगी तो वहाँ हिमपात होने लगा। तो 6 कारकों को आपको ध्यान में रखना है, अक्षांश है, वायुदाब है, समुद्र से दूरी है, समुद्री धाराएं, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो ये 6 कारक थे आपको दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो 6 कारक मतलब इसमें से आपका केवल देशांतर गलत हो जाएगा, यहाँ देशांतर यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवें का ऑप्शन जो होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये करेक्ट आपका बिल्कुल बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है, ठीक है, अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसल, बिल्कुल जैसा मानसून होगा वैसी फसल होगी भाई। हमारे यहाँ देखिए शरद काल में क्या होता है, रबी की फसलें बोई जाती हैं, ग्रीष्म काल में क्या होता है, आप देखें जायद की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, खरीफ की फसलें बोली जाती हैं, और जो मई जून का महीना होता है जायद की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मौसम का बिल्कुल प्रभाव पड़ जलवायु का, ठीक है। मानसूनी जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होती है, करेक्ट है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है, बिल्कुल आपने देखा होगा उत्तराखंड वगैरह में पर्वत फटने की, बादल फटने की घटना अक्सर आपने सुनी होगी, जहां बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है और अपार मात्रा में लैंडस्लाइड होती है और जनहानि होती है उससे, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा आपका भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विभिन्नता उजागर होती, बिल्कुल सही है। जहाँ जैसी जलवायु, जैसे वहाँ की वनस्पतियाँ होंगी उसी तरह से खान पान होगा। आप देखिए दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग आपका मिलेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाइए तो आप सुबह में आपको पोहे वगैरह मिलेंगे और दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो इडली डोसा होगा, इडली वगैरह आपको खाने को मिलेगा। हमारे यहाँ क्या उत्तर मैदानी क्षेत्रों में आप देखिए चने मॉर्निंग में आप नाश्ते के साथ लेते हैं। तो अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु देखने को आपको मिलती है दोस्तों। ओके, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया दोस्तों, तीनों करेक्ट हो गया। तो जो भी ऑप्शन होगा तीनों का वही होगा, उपयुक्त सभी है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कौन से कथन सत्य है। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। भारत की जलवायु में किस तरह की विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की विशेषताएं बिल्कुल पाई जाती हैं। भारत, फिर दूसरा कह रहे हैं भारत के कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा के उत्तर में भारत में कम दैनिक नहीं भाई, जितना ही इक्वेटर से दूर क्षेत्र जाएंगे वहां पर क्या होगा, दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर की बात कर रहा है, ये आपका विषुवत रेखा मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मानी, तो ये आपकी कर्क रेखा यही होती है, कर्क रेखा। इसके उत्तर में स्थित जो क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होगा, दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के तापमान में भी काफ़ी अंतर होगा, और वार्षिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों की या जम्मू एंड लद्दाख वगैरह की बात करें तो वहाँ पर तापमान मतलब वार्षिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है और दैनिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने क्षेत्रों में देख लीजिए 14-14 घंटे के दिन होने लगते हैं ग्रीष्म काल में, और रातें आपकी देखिए 10-10 घंटे की हो जाती हैं। फिर अब ये अपोजिट हो जाता है, अभी जो मौसम चल रहा है हम लोगों का, इसमें अब देखिए धीरे धीरे सूरज उत्तरायण हो रहे हैं तो दिन की अवधि बढ़ रही है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अंतर होता है, तो ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल सर। फिर कह रहा है भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर तथा विषम जलवायु पाई जाती है। नहीं भाई, यहाँ पर सम जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि ये भारत का ये पतला हिस्सा पड़ता है और हर तरफ से समुद्र है, तो यहाँ समकारी जलवायु पाई जाएगी। और उच्च दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास पड़ता है हिस्सा, तो ये उच्च तापमान हो ही नहीं सकता है दोस्तों, तो ये गलत, ये भी स्टेटमेंट, यानी पहला ऑप्शन ही केवल करेक्ट होगा। तो जो भी आपके कूट में है वही सही आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। चलिए क्या कह रहे हैं हिमालय के बारे में, इनकी हिमालय की क्या भूमिका, उसके बारे में जवाब देना आपको। हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है, बिल्कुल जलवायु विभाजक की कार्य करता है। जब पश्चिमी विक्षोभ से आती हैं हवाएं जो है कैस्पियन सागर के आगे भूमध्य सागर से होते हुए जब आती हैं हवाएं, तो हिमालय पर्वत जो होता है उससे क्या होता है, पश्चिमी जेट हवाएं जो आती हैं हमारी, ठीक है, पछुआ जेट जो आती है या पश्चिमी जेट जो हवाएं आती हैं, उनको दो शाखाओं में विभक्त कर देती है। एक तो चली जाती है सीधे इधर की तरफ, और दूसरा हिमालय से टकरा करके क्या भारत के मैदानी क्षेत्रों में आती है। तो क्या करती है ये कि पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात कराती है, और मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में क्या करती है, पानी बरसाने का कार्य करती है। ठीक है, शरद ऋतु में तो ये कार्य करती है, विभाजक का कार्य करती है। चलिए विभाजक बताना था, जितना पर्याप्त था आपके लिए। दूसरा कह रहे हैं हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, तो बताइए इसमें से कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। हिमालय पर्वत वर्षा का बिल्कुल कारण बनता है दोस्तों, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जी हाँ, बिल्कुल वर्षा का कारण भी बनता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो पहला और तीसरे का ऑप्शन कहाँ से दे रहा है, इसमें तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए दोस्तों, त्रुटिपूर्ण है। तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही है थर्ड नंबर का। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, जवाब फटाफट दीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है, ये कह रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से होता है? जी नहीं, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, कैस्पियन सागर होते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होता है? मध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक, तो वहाँ से होगा, तो ये गलत हो जा रहा है यहाँ पर आपका। दूसरा कह रहा है भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट हवाओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और इसी को जानते हैं आपकी, इसको ही रूम सागर के नाम से, जब भूमध्य सागर को ही रूम सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए इतना ही ध्यान रखिए। कह रहे हैं यहाँ पर, ये पौने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन भवनों पवनों होगा दोस्तों, ये त्रुटिपूर्ण है, इन पवनों के प्रभाव के मार्ग में अवरोध का कार्य करती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रभाव के मार्ग में अवरोध का कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पौने दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व में बहती है। उपयुक्त विवरण किससे संबंधित है? तो कह रहा है जेट प्रवाह से संबंधित है, पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों। ये देखिए कौन सी हवा है? पश्चिमी विक्षोभ इसका प्रभाव है, तो पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, गलती मत करिएगा आप लोग बिल्कुल।
फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये भी बिल्कुल गलत है, आप इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ये जेट हवा है, तो यहाँ पूर्वा पछुआ नहीं लिखा है, यहाँ पछुआ जेट लिखा होता तो भी सही था, और जेट लिखा है तब भी सही है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। चलिए बात कर लेते हैं। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या मेखला जिसे कहते हैं आप, इसका क्या होता है, सूरज जहां जाते हैं उस क्षेत्र में ITCZ का क्षेत्र बना देते हैं। ठीक है, ITCZ का क्षेत्र क्या होता है, सूर्य जहाँ पे जाएंगे वहाँ गर्मी पैदा करेंगे, उस धरातल को गर्म कर देंगे, वहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र लो प्रेशर जोन बना देगा वहाँ पर। यही लो प्रेशर जोन का जो क्षेत्र होता है, यही एक तरह से आप कह सकते हैं ITCZ का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं, यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त, ये गर्त होना चाहिए दोस्तों, विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। हाँ ये देखिए, निम्न दाब का लो प्रेशर जोन का है क्षेत्र बता रहे हैं, विस्तृत गर्त होता है यानी बड़ा खंड बना देता है, तो इसमें आपको बताना है, बिल्कुल सही है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता है, बिल्कुल है, सूरज जहाँ जाते हैं वो ITCZ उनके साथ साथ चलता रहता है दोस्तों, तो दोनों सही ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, लीनो बिल्कुल आप जानते होंगे, एल नीनो बिल्कुल प्रभावित करता है आपका भारत की जलवायु को, इसमें कोई संदेह नहीं है। पश्चिमी जेठ हवाएं, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ उसके कारण से होता है, बिल्कुल करता है। तिब्बत का पठार बिल्कुल प्रभावित करने वाला कारक है, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे दोस्तों, तो उपयुक्त में से जो सभी का ऑप्शन है वही करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं दोस्तों कह रहे हैं इसमें मानसूनी पौने नियमित पौने होती हैं, मानसूनी पौने नियमित पौने होती हैं, ये आपको कह रहे हैं कि ये नियमित रूप से चलती है, ये नहीं ये मौसम विशेष में चलती है मानसूनी पौने, तो नियमित कैसे हो सकती हैं दोस्तों, मानसून एक समय विशेष में नियमित रहती हैं, तो ये नियमित पौने नहीं है। ठीक है, ये कोई पूर्वा और पछुआ पौने नहीं है जो नियत रहती हैं। ठीक है, अब आप देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या कौन सी हवाएं चलती हैं, पूर्वा हवाएं चलती हैं, जिन्हें व्यापारिक या ट्रेड विंड्स कहते हैं आप। और क्या होता है कि जो पछुआ हवाओं का जो क्षेत्र है, यानी कि आपका एक 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र, यानी कि पछुआ हवाओं का क्षेत्र, यानी कि जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो हवाएं होती हैं वो पछुआ हवाएं कहलाती हैं। उनका जो चलने का मार्ग होता है वो क्या होता है, पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, और जो उष्णकटिबंधीय हवाएं होती हैं यानी पूर्वा हवाएं होती हैं पूरब से पश्चिम चलती हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, हवाओं का जो नामकरण किया गया जहाँ से चलती है वही उसका नामकरण होता है। तो पूर्वा हवाएं जो है पूरब से चलती हैं, ठीक है, और पछुआ हवाएं पश्चिम से चलती हैं, तो पश्चिम से चलेंगी पूरब की ओर चलेंगी, और पूर्वी हवा जो होगी वो पूरब से चलेगी पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धाराएं हैं, तो ये कह रहा है, तो भाई एकमात्र स्रोत है क्या, भाई भारत का एकमात्र स्रोत है कि जो वर्षा लेकर के आता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, एकमात्र स्रोत नहीं है, बहुत सारे स्रोतों से वर्षा होती है भारत में। फिर कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, ये आपको बताना है, और इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो हाँ बिल्कुल, भारत में जो सबसे पहले मानसून की वर्षा होती है करेक्ट आपका ऑप्शन है, और सबसे बाद में लौटते मानसून से आप देखते हैं तमिलनाडु का तट प्रभावित होता है यानी कोरोमंडल तट बरसता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन ही केवल करेक्ट है आपका, पहला दूसरा बिल्कुल सही नहीं है आपके ऑप्शन, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा असत्य हो जाएंगे और बाकी सही हो जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन जो होगा थर्ड नंबर का ऑप्शन वही करेक्ट होगा, चौथा देखिए ऑप्शन दे रहा है थर्ड नंबर का। चलिए
अगले प्रश्न पे देखते हैं, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पर के शुष्क रहने का क्या कारण है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। उसमें कारण दे रहे हैं कि क्या कारण, इसमें से आपको बताना है। पहले कह रहे हैं तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु का तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, ये बात कह रहे हैं इसमें से। तो भाई बिल्कुल है, यहाँ पर मानसून ये कह रहे हैं, ये तमिलनाडु के तट के बाद में कह रहे हैं, और कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून के समानांतर पड़ता है। बिल्कुल मानसून के समानांतर पड़ जाता है ये, ठीक है। यहाँ मानसून आ रहा है तो इसी के समानांतर पड़ जाता है ये तट ऐसे है, मानसून ऐसे आता है। क्या सा उत्तर पूर्व का मानसून जो होता है आपका, उत्तर पूर्व लौटता मानसून यहाँ से आता है और इस तट से टकराता है और यहीं वर्षा करा देता है कोरोमंडल तट पे, ठीक है दोस्तों। तो ये सही आपका है। तो फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्या बात पूछा था, किसके बारे में कह रहा था, तमिलनाडु के। जी हाँ बिल्कुल, पृष्ठछाया क्षेत्र में पड़ता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये बताया मैंने आपको कि ये जो क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु यहाँ पड़ता है, और ये जो क्षेत्र पड़ता है भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दोस्तों, ये दक्षिण है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपका है, ये इसके पृष्ठछाया क्षेत्र में पड़ता है। इस नाते यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, और ये लौटते मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो ये बात थी आपकी। तो ये भी आपका जो कह रहा है कि पृष्ठछाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जा रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन का ऑप्शन जो है थर्ड में है, ये राइट हो जाएगा आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका है, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मानसूनी विशेष संदर्भ में बताना है आपको, मानसूनी वर्षा के संदर्भ की विशेषताओं के संदर्भ में आपको जवाब देना है। अब 4 ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको जवाब देने हैं। पहले कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। बिल्कुल भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा प्राप्त होती है मौसम विशेष में मिलती है ना, तो करेक्ट है। कह रहा है मानसूनी वर्षा, आप लोग जवाब फटाफट दोस्तों, जिनको जवाब देना है दोस्तों वो पॉज करके वीडियो जवाब दे दिया करें, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो समझ लें इसको। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्छावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल मानसूनी वर्षा का प्रभाव पड़ता है, इसी कारण से तो थार के रेगिस्तान में आपने देखा वर्षा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या उच्चावच का प्रभाव पड़ता है, भू आकृतियाँ इस तरह से पर्वतीय नहीं है और रोध के रूप में नहीं कार्य करती हैं, साथ ही वर्षा नहीं हो पाती है। थर्ड कह रहा है समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि समुद्र से जब दूरी बढ़ जाएगी आपकी, तो वहाँ पर क्या होगी, वर्षा कम होती चली जाएगी, सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान बिल्कुल नहीं होता है। भाई स्थानिक वितरण समान कैसे हो सकता है, गलत होता है। स्थानिक वितरण अलग अलग, कहीं कहीं देखेंगे 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है और कहीं कहीं पे 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो ये कह रहा है समान होती है, गलत हो जाएगा। तो बाकी सभी ऑप्शन सही होंगे, पहला दूसरा तीसरे का ऑप्शन जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो इस नाते दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, मानसून के विच्छेदन के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। मानसून के विच्छेदन के बारे में आपको बताना है और कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला कह रहे हैं उत्तर भारत के मैदानों में मानसून विच्छेदन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कम हो जाने से होता है। विच्छेदन जो है कह रहे हैं उत्तर भारत के मैदानों में मानसून विच्छेदन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कम हो जाने के कारण होता है। संख्या कम हो जाने के कारण विच्छेदन होता है, ये बात कह रहे हैं इसमें। यहाँ पर तो पूछना है, बताया क्या है, देखिए प्रश्न में बताना क्या है आपको, असत्य स्टेटमेंट देखना है दोस्तों, थोड़ा बारीकी ध्यान की। इसमें से असत्य कौन सा स्टेटमेंट आपका दे रहा है, तो ये सत्य कह रहा है। देखिए ये तो सही बात है। देखिए उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेदन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है, सही बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेदन का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आना है। भाई चक्रवातों के आने से मानसून रुकेगा भाई, और पानी बरसेगा चक्रवातों के आने से, तो ये गलत है आपका, दूसरा केवल गलत है आपका, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए इस तरह से होना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा और चौथा ये होना चाहिए दोस्तों। तो दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य स्टेटमेंट है, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको करेक्ट बताना है स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कह रहे हैं
कि मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लौटती हुई मानसूनी पवने अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती हैं। गलत बात। अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से उठा के वर्षा कराती हैं। तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर होता तो करेक्ट हो जाता। अरब सागर के नाते स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला तथ्य इसमें से जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। ये आपको बताना है कि निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवाती अवदाब उपमहाद्वीप मानसून के निवर्तन का कारण क्या है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवाती अवदाब का बता रहे हैं यहाँ पे एक कारण है। तो नहीं भाई, ये तो नहीं कारण है। इसके कारण से मानसून का निवर्तन नहीं होता है। कह रहा है पूर्वी जेट स्ट्रीम, कह रहा है पूर्वी जेट स्ट्रीम भी इसके निवर्तन के कारण नहीं है। फिर क्या सूर्य के दक्षिणायन होना, जी हाँ, सूर्य भगवान जहाँ जाएंगे वो कारण हो जाएगा लौटते मानसून से। क्यों? क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र फिर नीचे बनने लगता है। अब कैसे देखिए, भारत क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो सूरज जो है आपके दक्षिणायन, सितंबर महीने में जाने लगेंगे तो सूरज कहाँ पे चले जाएंगे। आप 22 सितंबर को आप देखते हैं ना, 22 सितंबर को आप वो कर्क रेखा पर, सॉरी, विषुवत रेखा पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आप 22 दिसंबर को आपका क्या हो जाएगा, 23 दिसंबर को यहाँ पे कहा जाता है 21 मार्च हो जाता है, जब सूरज इधर से उधर जा रहे होते, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे होते हैं। और 21 जून को यहाँ पर चमकते हैं कर्क रेखा पर चमकते हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकते हैं। तो यहाँ लौटते हुए हिस्से की बात कह रहा है। तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा निवर्तन का प्रमुख कारण सूर्य का दक्षिणायन होना है। ये बिल्कुल सबसे सटीक आपका है। पश्चिमी विक्षोभ नहीं, ये नहीं है। समझ गए दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। चलिए अब कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपका है। कार्तिक मास की उष्मा के बारे में आपको बताना है। ये मानसून के आगमन से है, मानसून के निवर्तन से है ना। फिर अगला कह रहे हैं मानसून के विच्छेदन से है, और चौथा कह रहे हैं मानसून के प्रस्फुटन से है। देखिए जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए कार्तिक मास की उष्मन का जो संबंध है ना, वो आपका पड़ता है दोस्तों मानसून के निवर्तन से होता है संबंध, मानसून के निवर्तन से संबंध होता है। और कार्तिक मास की उष्मा का जो संबंध जो बताया जा रहा है, इस समय क्या होता है, मानसून के निवर्तन में की स्थिति में आकाश स्वच्छ होता है और तापमान बढ़ने लगता है जमीन में। इसके बाद में कार्तिक मास तक आप जब देखेंगे, अब दिवाली से पहले आप देखें कार्तिक मास की पूर्णिमा को दिवाली पड़ती है, अरे सॉरी, कार्तिक मास की अमावस्या को, पूर्णिमा को नहीं, सारी दोस्तों। तो उधर का जो महीना पड़ता है वहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो वहाँ पर उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे ही कार्तिक मास की उष्मन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बात था, तो ये निवर्तन से संबंधित है, ये ध्यान थोड़ा रखिएगा। चलिए और डिटेल के क्लासेज में हम लोग इसको देखेंगे और अच्छे से। कह रहा है शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होते हैं। तो बताइए जरा किस सागर में उत्पन्न होंगे। किसकी बात हो रही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कहाँ जाता है दोस्तों ये नदियाँ, कहाँ गिरती हैं, सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, अंडमान सागर कह रहा है, अरब सागर कह रहा है, तो अरब सागर हो ही नहीं सकता। दक्षिणी चीन सागर वहाँ जाती ही नहीं है। हिंद महासागर तो दक्षिण में पड़ेगा, ये हो नहीं सकता। अंडमान सागर है, जी हाँ, बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर का होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, इसमें आपको देखना है। पहला कह रहा है समुद्र से समकारी प्रभाव से दूर स्थिति। ठीक है, शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने के कारण क्या है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि समुद्र से समकारी प्रभाव से दूर स्थिति। तो बिल्कुल भाई ये तो कारक आपका बनेगा ही बनेगा। यहाँ दूरी जब होगी तट से, मतलब जो है समुद्र तट से दूरी हो जाने के कारण से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने इनके कारण से भी ठंड बढ़ती है। तो आपका यहाँ पर जो कह रहे हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, ये इनके कारण से ठंड बढ़ने का तो कारण नहीं बनता है दोस्तों, ये नहीं है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, ये बिल्कुल कारण है। पश्चिमी विक्षोभ, ये भी बिल्कुल कारण है। तो पहला, तीसरा, चौथा होगा। ये मानसून जो है उत्तर पूर्वी मानसून, ये नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहला, तीसरा और चौथे का ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथे का, पहला, तीसरा और चौथा, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको विचार करना है। किसके बारे में बात करनी है दोस्तों? शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में। पहला कह रहे हैं, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटवर्ती भागों में तापांतर अधिक होता है। तटवर्ती भाग में तापांतर अधिक नहीं होगा भाई। तटवर्ती भाग जहाँ भी शब्द लग जाएगा आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बताना क्या है आपको? असत्य स्टेटमेंट, ये भी ध्यान रखिए, असत्य स्टेटमेंट। तो तटवर्ती भागों में अधिक होता है तथा तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कम होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया आपका। ठीक है, यही गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, अब कूट में आपको बताना, हो सकता है और भी गलत हो। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक कौन पवने, यार सॉरी त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ दोस्तों, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने या व्यापारिक पवने प्रवाहित होती हैं। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, स्टेटमेंट सही है, केवल असत्य स्टेटमेंट आपको बताना है। दूसरा कह रहा है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाते हैं, कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये प्रभावित होते हैं, स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से आपका त्रुटिपूर्ण बताना था, तो पहला ही केवल त्रुटिपूर्ण होगा दोस्तों, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है? अब ग्रीष्म ऋतु बताना, वहाँ शरद ऋतु की बात थी, यहाँ ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं, भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता है। भाई देखो, दक्षिण भारत की ओर तापमान नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल तटवर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ आने पर बढ़ेगा नहीं, नहीं ये गलत बात है। ये यहाँ पर गलत कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, तापमान जैसे तट से, समुद्र तट से या तटवर्ती क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों में जब जाएंगे, बीच वाले क्षेत्र में, तो तापमान घटेगा। ठीक है, तापमान भी इस तरह से परिवर्तन होता है इन दक्षिणी क्षेत्रों में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि भारत के जो तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, भीतर की ओर, तट से भीतर की ओर, मैंने अभी बताया आपको, तट के भीतर की ओर बढ़ने पर, जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ना बढ़, तट से भीतर की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थोड़ी सी आप देखेंगे। और ग्रीष्म ऋतु की बात कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर शब्द थोड़ा ध्यान में रखना है। ग्रीष्म ऋतु की बात है तो तट से, तट वाले क्षेत्र समवर्ती होते हैं दोस्तों, यहाँ तापमान समान रहता है, कोई भी महीना हो। तो यहाँ पर गर्मी का महीना है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या टेम्परेचर प्लस नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा क्या था आपको, सत्य स्टेटमेंट पूछ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है बढ़ती है, तो ये गलत हो जा रहा है स्टेटमेंट। इस तरह से भारत की ओर बढ़ती है, दक्षिण भारत की ओर बढ़ती है, गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है। तो दोपहर के बाद लू चलती, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में जो है उत्तर पश्चिम में दोपहर के समय लू चलती, गर्मी के मौसम में क्या लू चलती है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट कह रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। समुद्री प्रभाव के कारण क्या होता है दोस्तों, तापमान कम होता है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान में कमी रहती है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन केवल सही है और पहला नहीं सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न आपका है कि भारत के किस क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है? फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न आपको, लास्ट प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न मिल गया आपको, मज़ा आ गया होगा आपको मिलकर के प्रश्न देख करके। पहला क्या है, पश्चिमी घाट, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पश्चिमी घाट में वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र ये आपका पड़ता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कोरोमंडल तट, और तीसरा कह रहा है उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में, बिल्कुल यहाँ भी होती है। मेघालय की पहाड़ी में यहाँ भी होता है।
कोरोमंडल का जो तट कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर नहीं होती है दोस्तों। तो ये क्षेत्र आपका एक छूट जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का जो क्षेत्र बता रहा है ये छूट जाएगा। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथे का ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। पहले, तीसरे, चौथे का ऑप्शन ये हो जाएगा। कोरोमंडल तट पे 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपका था आज का प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ में आया होगा और आपको भारतीय जलवायु के बारे में एक अच्छी समझ विकसित हुई होगी। दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार, अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।